कहानी का वर्गीकरण। कहानी का आज तक कोई सर्वमान्य और अंतिम रूप से वर्गीकरण संभव नहीं हो सका। फिर भी आलोचकों के विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर इसे मुख्य रूप से 3 भागों में और कई उपविभागों में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। स्वरूप के आधार पर पहला, दूसरा विषय वस्तु के आधार पर और तीसरा रचना लक्ष्य के आधार पर। स्वरूप के आधार पर कहानी का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे पहला है घटना प्रधान। जैसा नाम से है कि कहानीकार का ध्यान घटना कहानी के कथांश पर अधिक रहता है। कथांश माने कथा के अंशों के आधार पर, और कहानी का सारा चमत्कार उसके पात्रों में न रहकर घटना में ही केंद्रित हो जाता है। दूसरा है चरित्र प्रधान। इसमें जो कथा का मुख्य पात्र होता है उसका चरित्रांकन किया जाता है या उसकी विशेषता रहती है। तीसरा है वातावरण प्रधान। आप देश काल परिस्थिति की अनुभूतियों के आधार पर इसकी निर्मित करते हैं। चौथा है भाव प्रधान, यानी कहानी काव्यात्मकता लिए हुए हो। पात्र, घटना अथवा परिस्थिति में पाठकों के हृदय में कोई भाव उत्पन्न करना चाहता है। इस प्रकार की कहानियों में विचार के स्थान पर कल्पना के साथ साथ संवेदनशीलता एवं भावुकता भी रहती है। पांचवा है विचार प्रधान। ये कहानी में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। छठा है हास्य प्रधान, जिसमें हंसी हो, आनंद हो, ये है। और दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर भी हम कहानियों का वर्गीकरण करते हैं। धार्मिक और नैतिक तथा दार्शनिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा सामाजिक, चौथा राजनैतिक, पांचवा वैज्ञानिक, छठा जासूसी एवं तिलिस्म, सातवां मनोवैज्ञानिक, जिसमें मन के आधारित या मनोविश्लेषण जिसमें किया जाए उसको मनोवैज्ञानिक कहानी कहती है। और आठवां है मनोविश्लेषणात्मक, जिसमें मन का विश्लेषण किया जाए। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी साम्यवाद का जो प्रभाव था उसमें सर्वहारा वर्ग की सहानुभूति प्रदान की गई। इसमें पूंजीवादी वर्ग को तिरस्कृत किया गया। और आंचलिक का मतलब होता है कि किसी अंचल विशेष, भूखंड, प्रदेश के जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आयाम होते हैं उससे कहानी बंधी हुई हो, और क्षेत्र विशेष की संस्कृति, रीति रिवाज, आस्था, रूढ़ि, लोक भाषा तथा लोक कला का चित्रण ही ऐसी कहानियों में कहानीकार का ध्येय होता है। और अंतिम वर्गीकरण इसका है रचना लक्ष्य के आधार पर, यानी रचना कहानियों को निम्न 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया। पहला है आदर्शवादी, यानी जो पात्र हों
वो आदर्श हों, पात्र कैसे होने चाहिए इस पर विचार किया जाता है। फिर यथार्थवादी, वह कहानी जिसमें सच्चाई हो। अब तो अति यथार्थवाद भी है, यानी यथार्थ का पूरी तरह से भावबोध। और तीसरा है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। हमें प्रेमचंद की कहानियों में इस तरह के भाव मिल जाते हैं और इसमें प्रत्यक्ष जगत की नाना प्रकार की समस्याओं का परिचय कराया जाता है। सामाजिक व्यक्तिगत परिस्थितियों एवं समस्याओं का प्रदर्शन, इसको नग्न रूप में न करके उन्हें किसी आदर्श तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। फिर अंतिम इसका है प्रकृतिवादी और नग्न यथार्थवादी, जैसा हमने कहा अति यथार्थ। इस कहानी का वर्गीकरण अत्यंत घृणास्पद विषयों को उठाना। यथार्थवादी रोमांटिक कहानियों में अशिष्ट उत्तेजक चित्रों को अस्वस्थ दृष्टिकोण से उपस्थित करना या अश्लील वर्णन तथा कार्य व्यापारों को प्रधानता दी जाती है। अब हम ये देखें कि कहानी का उद्भव कैसे हुआ। उद्भव एवं विकास मूल रूप से हम प्रारंभ से लेकर और सन 1930 तक पहला वर्ग बना सकते हैं, दूसरा वर्ग स्वतंत्रता पूर्व युग और तीसरा स्वातंत्र्योत्तर युग। यानी स्वतंत्रता के पहले का समय वहाँ 1930 से लेके 1947 तक और 1948 से लेकर के अब तक कहानियों में क्या विकास हुआ, इस पर हम अध्ययन करेंगे। कहानी का जो सूत्र है वो वैदिक साहित्य में भी मिलता है, यानी वैदिक काल से ही कहानियाँ मिलती हैं। जैसा कि पता होना चाहिए कि कहानी कहन में होती है, यानी कहना, और एक श्रोता होता है या 10 श्रोता हो सकते हैं जो कहानी सुनते हैं। अर्थात ये बहुत पहले से, जब लिखित पांडुलिपियाँ नहीं होती थी, जब अक्षर ज्ञान नहीं होता था, उसके पहले से ही कहानी जो है वो कही जाती रही है। कथा, आख्यान आदि नामों से कहानियाँ मिलती हैं। भाषा विकास के क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में मनोरंजन के साथ उपदेशात्मक कहानियों का निरूपण हुआ है। मुसलमानों के संपर्क में से कहानी में प्रेम कथाएं भी लिखी जाने लगी। इसमें तोता मैना, लैला मजनू आदि विशेष प्रसंग आते हैं। अधिक कहानियों का बोध मुंशी इंसाअल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल की प्रेम सागर और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का राजा भोज का सपना, इसके साथ कुछ अनुवादिक कहानियाँ भी मिलती, यानी और कहानियों का अनुवाद भी कथा ग्रंथों में मिलता है। और इनका स्रोत संस्कृत कथा, उर्दू फारसी की कहानियाँ प्रमुख हैं। इनमें संस्कृत से किस्सा तोता मैना, किस्साए चार सार, किस्साए चार यार, ये उर्दू फारसी से बागो बहार,
किस्सा हातिम ताई ये प्रमुख हैं। इस प्रकार इस काल की मनोरंजक पूर्ण कहानियों का आधार कौतूहल, जादू, लौकिक प्रेम था। आधुनिक कहानी की परंपरा और स्वरूप की दृष्टि से हम प्राचीन कहानी से भिन्न हैं। प्राचीन कहानियों का क्षेत्र इतना व्यापक था कि उसमें पशु पक्षियों तक का भी पात्रों के रूप में समावेश होता था। आधुनिक कहानी सामान्यतः संतुष्ट वर्ग तक सीमित है। प्राचीन कहानियों में उच्च वर्ग राजा रानी, श्रेष्ठ श्रेष्ठनी आदि के जीवन से संबंधित काल्पनिक घटनाओं का वर्णन अधिक होता था, जबकि आधुनिक कहानियों में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ परिस्थितियों का अंकन होता है। क्योंकि आधुनिक कहानियों में ऐसा होता है, प्राचीन कहानियों में वातावरण और देश काल का चित्रण अपेक्षित नहीं था। उनमें अलौकिकता, अस्वाभाविकता, आदर्शवादिता एवं काल्पनिकता का आग्रह अधिक था, जबकि आधुनिक कहानी में लौकिकता, स्वाभाविकता, यथार्थवादिता एवं विचारात्मकता पर अधिक बल दिया जाता है। प्राचीन कहानी स्वर्गलोक की कल्पना थी, जबकि आधुनिक कहानी हमें धरती के सुख दुख का स्मरण कराती है। यही अंतर दोनों कहानी की विधाओं में है। यूरोपीय कहानी का प्रभाव हिंदी कहानी के संदर्भ में बहुत लिया जाता है, जिसमें बांग्ला कहानी प्रमुख है जो अपने देश की भाषा है। अमेरिका और यूरोप में आधुनिक कहानी का प्रारंभ मुख्य रूप से जर्मनी के E.T.W. हॉफमैन, जैकब और विल्हेल्स ग्रीम की कहानियों से मिलती है, और भारत में इन लोगों की कहानियों का अनुवाद हुआ है। किंतु इस युग में सर्वोत्कृष्ट कहानी एडगर एलेन पो के द्वारा लिखी गई। पो ने न केवल कहानियाँ लिखी, अपितु उन्होंने कहानी कला का विवेचन भी किया। उनके अनुसार कहानी में पूर्व निश्चित प्रभावोन्नति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी समय रूस में गांगोल तुर्कनेव आदि भी कहानियाँ लिख रहे थे। पो के बाद मोपाशा, चेखव, वो हेनरी आदि ने कहानी कला के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप का और अधिक विकास किया। कहानी के उद्भव और विकास का सम्यक अध्ययन करने के लिए इसे, जैसा मैंने पहले बताया, कि इसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रारंभिक युग अर्थात सन 1930 तक, यानी आरंभ से लेकर के 1930 तक की जो सफ़र है वो है। दूसरा है सन 31 से लेकर के और आज़ादी तक, यानी 1947 तक। और तीसरा वर्ग है स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसमें हम जो है कहानी को सन 1948 से लेकर के और अब तक की जो कहानी में बदलाव हुए, अब तक जो परिवर्तन हुए या कहानियों में जो जितना विकास हुआ, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं।
हालांकि शुक्ल जी का जो साहित्य है उसमें जो घटनाक्रम गद्य साहित्य का है उसी घटनाक्रम में शुक्ल जी ने रखा, लेकिन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ, इसलिए इधर की घटनाओं का आद्योपांत हमें जानकारी नहीं मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में कुछ जिक्र किया है, लेकिन अद्यतन जिक्र नहीं है। फिर बाद में विधाओं का कोई परहेज नहीं रह जाता, कोई वर्गीकरण नहीं रह जाता। इस दृष्टि से भी हम कहानी को अपनी दृष्टि से समझ सकते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं प्रारंभिक युग, अर्थात प्रारंभ से लेकर के 1930 तक की कहानियों का जो सफ़र है। अब सवाल यह है कि कहानी कौन सी है, आधुनिक किसको कहते हैं, पहली कहानी कौन सी है। इसमें सबसे पहले शीर्षक रूप में इंशाअल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी है, जो एक लंबी विस्तृत कथा है जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है, इसलिए यह कहानी नहीं कही जा सकती है। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना लेकर आए, वीर सिंह का वृत्तांत आती है। अच्छी कहानी होते हुए भी शिल्प और विधान की दृष्टि से यह कहानी नहीं कही जा सकती है। शिव प्रसाद जी की तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अद्भुत अपूर्व स्वप्न तथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानियाँ लिखी। इनमें कहानी की सी रोचकता तो मिलती है, लेकिन इनमें भी कहानी का कोई निश्चित और स्पष्ट स्वरूप निर्धारित नहीं हो सका है। आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ द्विवेदी काल से माना जाता है। सरस्वती, इंदु, सुदर्शन आदि पत्रिकाएं हिंदी कहानियों की जननी मानी जाती हैं। आधुनिक ढंग की कहानियों का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से माना है और कुछ मौलिक कहानियों के विवरण भी दिए, जिसमें इंदुमती कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी सन 1900 ईस्वी, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी सन 1902 ईस्वी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास 1902 ईस्वी, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1903 ईस्वी, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी 1903 ईस्वी, और दुलाई वाली यानी बंग महिला नाम की लेखिका थी 1907 ईस्वी, जिसमें से इंदुमती सबसे पहले ठहरती है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 मिलती हैं: इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि इंदुमती की हिंदी कहानी की सबसे पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, यानी अतः इसे हिंदी को की पहली आधुनिक कहानी माना जा सकता है। इस दृष्टि से हिंदी के प्रथम
द्विवेदी युग के पूर्वार्ध में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की कहानियों का सृजन हुआ। एक और संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं से कहानियों का अनुवाद हुए, तो दूसरी ओर जीवन की झांकी उपस्थित करने वाले आदर्श को और उन्मुख यथार्थवादी मौलिक कहानियों का भी सृजन हुआ। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में किशोरी लाल गोस्वामी, गिरिजा कुमार घोष, गोपाल राम गहमरी के नाम उल्लेखनीय हैं। मौलिक कहानीकारों में किशोरी लाल गोस्वामी ने सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं, जैसे चंद्रिका है, इंदुमती है, गुलबहार है। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। आचार्य शुक्ल मूलतः निबंधकार और आलोचक थे, लेकिन उन्होंने भी एक कहानी लिखी 11 वर्ष का समय। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कहानियाँ लिखी जो सरस्वती के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुई। स्वर्ण की झलक आपकी प्रसिद्ध कहानी है। इस समय के जासूसी कहानीकारों में गोपाल राम गहमरी का नाम आता है। त्रिवेणी, 3 तहकीकात, गल्प पंचक, यह भी गोपाल राम गहमरी की कहानी संग्रह है, जिनमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। बंग भाषा के अनुवाद करने वालों में बाबू गिरिजा कुमार घोष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके बाद बंग महिला का स्थान आता है, दुलाई वाली। इन्होंने बहुत सी बांग्ला कहानियों का अनुवाद किया और कुछ मौलिक कहानियाँ भी लिखी, जिनमें दुलाई वाली प्रमुख है। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में हिंदी कहानी का उत्कर्ष काल प्रारंभ होता है। इस काल में कहानी का परिष्कार हुआ तथा अनेक उच्च कोटि के लेखकों जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन आदि का आविर्भाव हुआ। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1909 में प्रकाशित हुई। इनके संपर्क और स्पर्श से कहानी कला अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई। इनकी अनेक कहानियों ने एक नया युग ला दिया। इंदु नामक मासिक पत्र के माध्यम से प्रसाद जी का व्यक्तित्व और कृतित्व निखर कर हमारे सामने आया। इसी पत्रिका के द्वारा अन्य कई लेखक भी प्रकाश में आए, जिनमें विश्वम्भर नाथ की जिज्जा, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और जीपी श्रीवास्तव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जीपी श्रीवास्तव की प्रथम कहानी पिकनिक आई 1911 में। हास्य रस को साकार करने वाली पहली कहानी थी। सन 1912 में जिज्जा जी की परदेशी और सन 1913 में राजा राधिका रमण की कानों में कंगना कहानी प्रकाशित हुई, जो आज भी नई प्रतीत होती है। हालांकि यह 1911 की कहानी है और 13 की है। इसके बाद विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक ने कहानी के क्षेत्र में पदार्पण किया। इनकी पहली कहानी थी रक्षाबंधन, जो सरस्वती पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानियों का एक संग्रह घूंघट वाली उपलब्ध है। सन 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे प्रसिद्ध कहानी थी उसने कहा था, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसे तत्कालीन ही नहीं वरन हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में गिना जाता है। पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का महत्व भी कहानी कला के क्षेत्र में कौशिक जी के तुल्य माना जाता है।
इन्होंने न्याय का मंत्री नामक ऐतिहासिक कहानी लिखी। इनकी हार की जीत कहानी प्रसिद्ध है। वास्तव में सुदर्शन, कौशिक और प्रेमचंद को मिलाकर हिंदी कहानीकारों की एक बृहत्त्रयी बन जाती है, अर्थात एक बृहत्तर कहानी की निर्मित होती है। प्रेमचंद के आगमन ने हिंदी कहानियों में एक नई जान डाल दी। हिंदी में इनकी पहली कहानी थी सौत, 1915 में सरस्वती में छपी थी। इसके पूर्व धनपत राय और नवाब राय के नाम से उर्दू में भी इन्होंने कई कहानियाँ लिखी। सन 1926 में इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी। अब आप सोचिए कि प्रेमचंद हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, जो कि हिंदी की तत्कालीन प्रमुख पत्रिकाओं सरस्वती, माया, जागरण, मर्यादा, माधुरी, हंस, विशाल भारत आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। ये अपने युग के श्रेष्ठतम कहानीकार हैं। श्रेष्ठतम ही नहीं बल्कि प्रेमचंद को पूरे विश्व साहित्य में गोरकी के समतुल्य माना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद सम्राट माने जाते हैं। इसी तरह से इनकी कहानियों में जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है पंच परमेश्वर के अतिरिक्त आत्माराम, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सारंधा, दूध का दाग, पूस की रात, ईदगाह, कफन आदि अत्यधिक विख्यात कहानियां हैं। उसी दौरान एक नाम और है कहानीकार का, जिनका नाम है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। शास्त्री जी इस काल के अंतिम चरण के कहानीकार हैं। इनकी कहानियों के संग्रह रजकड़, अक्षत आदि प्रकाशित हुए हैं और इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, वे खुदा की राह पर, भिक्षुराज, ककड़ी की कीमत, खूनी आदि प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र जी की कहानियों के क्षेत्र में भी उग्र हैं। चिनगारियाँ, इंद्रधनुष, दोजक की आग, बलात्कार, सनकी अमीर आदि आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि इस काल के जो अन्य प्रमुख कहानीकार हैं उसमें ज्वाला दत्त शर्मा, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, चंडी प्रसाद हृदयेश, गोविंद वल्लभ पंत, सियाराम शरण गुप्त, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कृष्णकांत मालवीय, शिव पूजन सहाय, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि का नाम उल्लेखनीय है। शैली की दृष्टि से हम बात करें तो इस युग की कहानियाँ प्रायः सुगठित और संतुलित है। कहानियों के आरंभ और अंत चमत्कारिक तथा शीर्षक संक्षिप्त और सार्थक, पात्रों के चरित्र चित्रण स्वाभाविक तथा भाषा सरल, पात्रानुकूल एवं परिमार्जित हैं। इनमें विचार और भाव, कला और उद्देश्य, लोक रंजन और लोक मंगल दोनों पक्षों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। आज हम यहीं तक बात करते हैं। कल जो है स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वातंत्र्योत्तर युग पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।